अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है बहता दरिया और इसके राइटर हैं आमिना शफ़ीक। ये भी बहुत प्यारी कहानी है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बहता दरिया पार्ट 1। खटके की आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। मैं अंदर आ जाऊं? उसने शाइस्तगी से सवाल किया। तुम इजाज़त के बगैर भी आ सकते हो। उन्होंने फाइल बंद की और चश्मा उतारकर मेज़ पर रखा। दरवाजे से अंदर आपका बेटा हूँ, बाहर नहीं। वो मुस्कुराकर चलता हुआ मेज़ के सामने आ खड़ा हुआ। वो धीरे से हंसे। अब वक्त बदल गया है, बैठो। उसने सियाह कोट उतार कर कुर्सी पर फेंका और बैठ गया। बिल्कुल सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठे इसके वालिद इसे घूर रहे थे। बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्या? वो दिलकश सा मुस्कुराया। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली। सियाह पैंट पर सफ़ेद शर्ट के कफ वो मोड़ रहा था। अरे तुम और बाप से मशगल। उनकी बात पर उसने मुस्कुराहट दबाई। बहुत कुछ नहीं कहूँगा, ना ही ज़रूरत है। बाप से लिए तीखे नखोश और वो फ़ख्रिया इत्मीनान भरी मुस्कुराहट। वो उसे देखकर मुस्कुराए। यकीन हो गया आप मुझे बाबा। बहुत हैंडसम लग रहा हूँ मैं। इसकी बात पर उनका कहकहा हवा में गूंज उठा। ये तब्दीली वाकई बहुत अच्छी है। वो कहे बिना न रह सका। वो मुस्कुराया और सर को खम देता हुआ खड़ा हो गया। मोहतरम सर, मेरी छुट्टी के दिन आ गए हैं। आपसे बात होती रहेगी, लेकिन मुलाकात चंद दिनों बाद होगी। उन्होंने उठकर उसे गले लगाया और कहा, जाओ और खूब लुत्फ़ उठाओ। जी ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा और तुम भी। उसने कोट उठाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। दानियाल, अब तो खेलने आ जाओ। हर दफ़ा तुम कहते हो पढ़ रहा हूँ और इम्तिहान के दौरान तो नज़र ही नहीं आते। अब तो ख़त्म हो गया है सेशन भी। आओ खेलते हैं, आशिर बुलंद आवाज़ में कह रहा था। हाँ यार, आ जाओ ना। अंस भी चश्मा ठीक करते हुए चीखा। ओके आता हुआ मुस्कुराता हुआ बालकनी से हटा। अंदर आते ही दानियाल ने अपनी मम्मा को जा लिया। मामा, मैं बाहर जाऊँ? बाहर कहाँ? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मामा, आशिर और अंस खेलने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, जाओ, मगर जल्दी आ जाना। वो भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही उसके कदम रुक गए। कहाँ जा रहे हो? बारौब आवाज़। एक नज़र पैंट कोट में मलबूस अपने वालिद को देखकर वह मुश्किल बोला, बाहर खेलने जा रहा हूँ। जाऊँ? वो जानता था इसके बाप की हामी कितनी मानी रखती है। क्यों? जाफरी साहब ने कोट उतारते हुए एक और सवाल किया। नज़रें अब भी दानियाल पर गड़ी थी। डैड, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो बस इसीलिए। दानियाल धीमे से लहजे में सर झुकाए हुए बोला। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, पढ़ाई नहीं। आराम से घर बैठो और ये लो इन किताबों को, अंदर बैठकर पढ़ो, हार्ड रीडिंग करो और हार्ड वर्ड्स मामा से और मुझसे पूछ लो। कम ऑन, गो इन योर रूम। लेकिन बाबा, वो मासूम सी शक्ल बनाए एहतजाजन बोला। दानियाल जाफरी, मैंने अभी क्या कहा है? जस्ट गो। वो बुलंद आवाज़ में कहते हुए अंदर की जानिब बढ़ गए। वो चौथी जमात के इम्तिहानात से फारिग हुआ था। उससे पहले इम्तिहान की वजह से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं? वो मुरझाए हुए फूल की तरह अपने कमरे में आ गया। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। बालकनी में खड़े होकर बमुश्किल उसकी आवाज़ निकली और कहते साथ ही वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से हट गया। दानियाल, वो दोनों नीचे खड़े आवाज़ें देते रह गए। मेरा नाम दानियाल जाफरी है। प्यार से लोग मुझे डैनी कहते हैं। लोग नहीं, सिर्फ दोस्त। वो भी सिर्फ दो, आशिर और अंस। इन दोनों से मेरी दोस्ती कुछ महीने पहले हुई थी। थोड़ी सी मेरी कहानी सुनिए आप लोग। बाबा, मामा, दादू जान, चाचू और मैं, हम सब एक प्यारे से घर में रहते थे। मैं अभी स्कूल नहीं जाता था, इसलिए दादू जान के साथ खेलता रहता और जब चाचू काम से आते तो उनके साथ मस्तियाँ करता। फिर बाबा ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मामा मुझे होमवर्क करवाती और जब मैं काम ख़त्म करके खेलने के लिए दादू जान या चाचू के पास जाता तो बाबा आ जाते और फिर सारा होमवर्क चेक करते और मुझे दोबारा याद करने को कहते और दोबारा सुनते। फिर मुझे सोने को कहते। अगर मैं मना करता या एहतजाज करता तो बाबा कहते, मेरा बेटा कभी बाबा की बात से इनकार नहीं करेगा। अच्छा बेटा हमेशा कहना मानता है, ओके। और मैं अच्छे बेटे की तरह उनका कहना मानता और सो जाता और फिर मेरी दादू जान और चाचू से कम बातें होती। ज़्यादा वक्त मेरे कमरे में ही गुजरने लगा था।
मैं मामा और बाबा ऊपर वाले पोर्शन में होते और दादूजान और चाचू नीचे। 3 साल यूं ही खुश्क से गुजर गए, लेकिन इन 3 सालों में मेरी अव्वल से कम पोजीशन कभी नहीं आई। इतना सख्त पहरा जो था मेरे गिर्द। बाबा कहते थे स्कूल में दोस्त मत बनाया करो, वो तुम्हारी चीज़ें ले लेंगे। शायद वो मुझे दोस्ती के झमेलों से दूर रखना चाहते थे, शायद, मालूम नहीं। और मुझे मेरा बैग, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, गर्ज, हर चीज़ बहुत अजीज़ थी। इसलिए मैं किसी से बात ना करता और अपनी सीट पर ही बैठा रहता कि कोई मेरी चीज़ों की तरफ देखे भी ना। मेरा चौथी जमात का सेशन शुरू हुआ था जब हमारा घर चेंज हो गया। बाबा ने कहा कि हम दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ उन्हें अच्छी नौकरी मिल रही है, लेकिन इस घर में सिर्फ मैं, मामा और बाबा ही जाएंगे, दादू जान और चाचू नहीं। मैं बहुत रोया था। मैं चाहता था कि दादू जान और चाचू भी मेरे साथ चले, लेकिन बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी और बाबा ने ये कहकर चुप करवा दिया, गुड बॉय, डोंट क्राई। अब मैं क्या कर सकता था? थोड़ा और रो लिया और खामोश हो गया। और फिर हम नए घर में शिफ्ट हो गए। नया शहर, नया घर, नया स्कूल। अब तो मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में लगा रहता। इस स्कूल में भी बाबा ने मुझे वही तलकीन की जो पिछले स्कूल में किया करते थे। मेरी आदत बन गई थी अब तो अलग थलग रहने की। स्कूल में कोई बात करता तो मैं हल्का फुल्का सा जवाब देकर खामोश हो जाता और कुछ ही अरसे में मुझे रूड का खिताब मिल गया। दोस्त क्या होते हैं ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे जल्द मालूम हो जाएगा इस बात का मुझे इल्म भी नहीं था। वो हल्की सी सर्द दोपहर थी जब हमारी क्लास में एक लड़का दूसरी क्लास से यहाँ मुंतकिल किया गया। उसके वालिदैन ने शिकायत की थी कि पिछले सेक्शन में मौजूद लड़के बदतमीज़ हैं, लिहाजा इनके बच्चे का सेक्शन बदला जाए। इसने आते ही क्लास के समा बदल डाला था। काफ़ी हंसने मुस्कुराने वाला लड़का था। उसकी तारीफ़ में हमारी टीचर ने भी ये बताया था कि पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ है। आशिर, हाँ यही नाम था उसने अपना बताया। वो एक एक बच्चे से मिलता हुआ मुझ तक आया। उसने हाथ बढ़ाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। मैं नज़रअंदाज कर देता, लेकिन सलाम का जवाब देना तो मुझ पर भी फ़र्ज़ है, आखिर मैं भी मुसलमान हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने हाथ पीछे किया, मुस्कुराया और शाने उचकाकर मुझसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बाद दूसरे नंबर पर क्लास का निहायत कमगो और चश्मा 2 बच्चा अंस। उसको पढ़ने, मुस्कुराने और चश्मा बार बार पीछे करने के अलावा और कुछ नहीं आता था। ये बात मुझे तब पता चली जब वो एक दिन गलती से मेरे साथ बैठ गया, वरना मेरे साथ वाली नशिस्त हमेशा खाली होती थी। आशिर पहले दिन अंस के साथ बैठा था और मुझे मुसलसल हंसने, मुस्कुराने और सरगोशियाँ करने की आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन आशिर पूरी जमात में चॉकलेट बांटता फिर रहा था। ये किस लिए? अंस ने चश्मा पीछे सरकाते हुए पूछा। मेरे नए क्लास फेलोज़ के लिए, आशिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। थैंक यू, शुक्रिया, सब मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते और एक एक चॉकलेट पकड़ लेते। दानियाल, चॉकलेट लो ना। मैं किताब पकड़े बैठा था जब वो मेरे पास आया। नो थैंक्स। मैं दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने दो चॉकलेट्स मेरे डेस्क पर रखी और खामोशी से आगे बढ़ गया। मैं चॉकलेट जहाँ थी वहीं पड़ी रह गई। मैंने हाथ तक नहीं लगाया। बाबा कहते थे अपना खाना खुद लेकर जाया करो, दूसरों का दिया ना खाया करो। आशिर ने चॉकलेट वहीं पड़ी देखी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा उसे और उसकी चॉकलेट को। कुछ दिनों बाद की बात है जब उसने दोबारा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। आज अंस नहीं आया था, इसलिए आशिर मेरे साथ आ बैठा। बैठते ही उसने सलाम किया, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। सच कहूँ तो मुझे अजीब सा लगा। वो हर किसी से सलाम लेते वक्त हाथ बढ़ाता था। मैंने जवाब दिया। ना उसके बाद हमारी कोई बात हुई, लेकिन मैंने एक नज़र उससे ज़रूर देखा कि शायद वो कोई बात करे, लेकिन वो खामोश बैठा अपना काम कर रहा था। अगले रोज़ अंस फिर गायब था और आशिर दोबारा मेरे साथ आ बैठा। आज इंग्लिश के सर ने टेस्ट दे रखा था। हम सबको जो पिछले हफ्ते उन्होंने हमें पोयम करवाई थी, आज वो ज़बानी लिखकर दिखानी थी। मुझे तो बाबा ने पहले ही याद करवा दी थी। मैंने कागज़ पर अपना नाम लिखा और बड़े आराम से सारी नज़म लिख दी। आशिर खाली पर्चा पकड़े बैठा था। वो न्यू एडमिशन था। पिछली क्लास में उसने सिर्फ 2 दिन गुजारे और आज यहाँ इसका चौथा दिन था। उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए इसके वालिदैन ने दरख्वास्त की थी कि कुछ दिन उससे टेस्ट ना लिया जाए। इसे टेस्ट नहीं देना था, लेकिन फिर भी वो पर्चा पकड़े बैठा था और कागज़ का जहाज़ बना रहा था।
मैं अपना पर्चा दोहरा रहा था। कल से मुझे खांसी की शिकायत थी और अब फिर से मुझे खांसी आने लगी। मैंने बैग में झाँका। ओह नो! मैं तो पानी की बोतल लाना ही भूल गया। खांसी की शिद्दत बढ़ गई। शाह! आशिर ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और अपनी पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चुपचाप बोतल थामी और पानी पीने लगा। अचानक मुझे दोबारा खांसी आई और पानी छलक कर मेरे पेपर पर गिर गया। पानी और नीली स्याही ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि मेरे लिखे गए अल्फाज भीगकर अजीब ही मंजर दिखा रहे थे। सर अब बच्चों से पेपर्स ले रहे थे। आशिर फ़ौरन अपने पेपर पर झुका। मैं कितना बौखला गया था कि हैरान और परेशान बस पेपर को ही देखता रहा कि क्या करूं। सर दूसरी नशिस्त तक पहुंच चुके थे। मेरे जहन में बाबा के डायलॉग घूम रहे थे। मेरा बेटा पूरे नंबर लाएगा, है ना? मैं बस रो देने को था। बाबा कितना नाराज़ होंगे। आशिर ने मेरा पेपर पकड़कर नीचे फेंक दिया और अपना पेपर मेरे आगे रख दिया। ये क्या? मेरा बाकी सवाल मुंह में ही रह गया। सर मेरे सर पर खड़े थे। दानियाल अपना पेपर दो। मैं बस खुश खामोशी से उन्हें देखता रहा। आशिर चूँकि बाएं जानिब बैठा था और सर उसके नज़दीक खड़े थे, तो उसने मेरा पेपर आगे बढ़ा दिया। वो साथ ही साथ चेक भी करते जा रहे थे। मेरी तो बस जान ही निकलना बाकी रह गई थी। बाबा मुझे हर वक्त पढ़ने का कहते थे और मैंने हर चीज़ पर पानी बहा दिया था। मैं सर झुकाकर बैठ गया और करता भी क्या। वेरी गुड दानियाल। सर की आवाज़ पर मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे पेपर थमाया और आगे बढ़ गए। मैंने एक नज़र पेपर पर डाली तो वहाँ मुझे पूरे नंबर मिले थे, 10/10। मैंने आशिर की जानिब देखा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं मुस्कुरा भी ना सका। आशिर की वजह से आज मैं बच गया था और वरना बाबा बेहद नाराज़ होते। मैंने एक नज़र दोबारा पेपर पर डाली और उसे पढ़ने लगा। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था और उसके आगे मेरे हासिल करदा मार्क्स और नीचे वो नज़म बहता दरिया। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंड बर्ड that cannot fly. Hold fast to dream, for when dreams go, life is a barren field, frozen with snow. आशिर बला आखिर मैंने उसे पुकारा। वो फ़ौरन मेरी जानिब मुड़ा। थैंक यू आशिर, मैंने दिल से कहा था और मुस्कुराने की कोशिश भी की थी। वो खुले दिल से मुस्कुराया। थैंक्स वैंक्स की ज़रूरत नहीं, मुझसे दोस्ती करोगे? मेरी मुस्कुराहट सिमट गई। उसने दोबारा कहा, मुझसे दोस्ती करोगे दानियाल? उसने हाथ बढ़ाया। सॉरी आशिर, मैं दोस्त नहीं बनाता। उसका चेहरा बुझ गया। मैंने किताब खोलकर नज़रें उस पर जमा दी। उसने धीरे से हाथ पीछे किया और सीधा होकर बैठ गया। अगले रोज़ अंस आ गया। वो दोनों पिछली नशिस्त पर बैठे थे और मेरे साथ वाली सीट खाली थी। अजीब सा महसूस हुआ था। वहाँ पर बैठने वाला पहला इंसान आशिर था, जिसके बैठने से मुझे चिढ़ नहीं हुई थी। आज ब्रेक के दौरान मैं बाहर आ गया। खामोशी से बेंच पर बैठे मैं सामने खेलते कई बच्चों को देख रहा था। जब मैं जमात से निकला था तो आशिर क्लास टीचर से कुछ बातें कर रहा था। मेरे जहन में कल का दिन ताज़ा हो गया। कल मैंने बाबा को अपना टेस्ट दिखाया तो उन्होंने मेरा कंधा थपक कर मुझे शाबाशी दी और राइटिंग पर गौर नहीं करते थे, सिर्फ मार्क्स देखते थे। जब मैंने कहा कि आज मैं और मामा कुछ खेल ले तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जाकर पढ़ो। पिछले घर में मेरी बहुत सी गेम्स और खिलौने थे, लेकिन इस घर में खिलौनों और गेम्स से लेकर टीवी तक कुछ भी नहीं था। बाबा कहते हैं दानियाल, तुम खेल कूद में पड़ गए तो इन्हीं के होकर रह जाओगे, फिर पढ़ नहीं सकोगे, मजाक उड़ाया जाएगा तुम्हारा। अपने सामने लड़कों को खेलता देख मेरे जहन में यही सवाल आया कि इनका मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा। आशिर कब मेरे साथ आकर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे पुकारा तो मैं चौंका। दानियाल, मुझसे दोस्ती करोगे? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैं हैरान हुआ क्योंकि पहले जिससे भी मैंने कहा कि मैं दोस्त नहीं बनाता, वो कभी लौटकर मेरे पास नहीं आता। मैं खामोश बैठा उसे देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स ने दोस्त बनाने से मना किया है, मैं टीचर से सब मालूम कर चुका हूँ, लेकिन यकीन करो हम सिर्फ ब्रेक में बातें किया करेंगे। मैं हक्का बक्का उसे तकता रह गया। हाँ, बाबा ने टीचर से मेरे दोस्तों के चक्कर में ना पड़ने की बात की थी। मैं मैम से कह चुका हूँ कि वो किसी को ना बताए। मैं अब भी खामोश रहा, लेकिन शायद दीवार से एक एक करके ईंट गिरने लगी थी। वो दीवार जो मेरे इर्द गिर्द थी या शायद बनाई गई थी। एकदम आशिर खड़ा हो गया। मुझे लगा मेरी खामोशी को इनकार समझकर वो चला जाएगा, लेकिन उसने खड़े होकर हाथ मेरी तरफ फिर से बढ़ाया। मुझसे दोस्ती करोगे दानियाल? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मंजर वैसा ही रहा। मेरा दिल चाहा उठकर चला जाऊं, लेकिन वो दोबारा बोला, मेरा हाथ थक गया है यार, जल्दी अपना हाथ आगे बढ़ा दो डैनी।
धड़ाक से सारी दीवार ज़मीन बोस हो गई। मैंने खड़े होकर उसका हाथ थामा। हाँ, जाने कैसे, वो फातिहाना अंदाज में हंसा। ऐसे थोड़ी दोस्ती होगी। फिर मैं उलझा। तारुफ तो होगा ना, मैं तुम्हारा नया दोस्त आशिर हसन। वो मुस्कुराया, हाथ अभी तक थामे हुए खड़ा था। और मैं तुम्हारा नया दोस्त दानियाल जाफरी। मैंने भी उसी के अंदाज में बोला। वो हंसा और फौरन मेरे गले लग गया। मेरे लब अपने आप मुस्कुरा दिए। फिक्र ना करो, हमारी दोस्ती सीक्रेट रहेगी। उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। और मैं हूँ अनस। हम एक साथ पलटे। वो खड़ा अपनी ग्लासेस पीछे सरका रहा था। हेलो अंस, मैंने खुश होकर कहा। आशिर का दोस्त मेरा भी दोस्त हुआ ना। कुछ नहीं होगा दो दोस्त बनाने से, मैंने खुद को समझा लिया। मैं इस दोस्ती को घर से छुपा कर रखना चाहता था और इसीलिए मैं दोस्तों का जिक्र घर पे नहीं करता था। मैं, आशिर और अंस हर रोज़ ब्रेक के दौरान किसी कम रश वाली जगह पर बैठ जाते, मिलकर खाते और ढेर सारी बातें करते। आशिर बहुत अकल वाली बातें करता और अंश बेहद हंसाने वाली मासूमाना बातें करता। एक साथ मिल बैठकर ऐसा माहौल बनता कि वो चंद मिनट बेहद कीमती हो जाते। क्लास में हम इसी तरह बैठते। आशिर और अंश मेरे पीछे बैठते। क्लास के दौरान हम ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हाँ, जिस दिन कोई एक गायब होता तो अंश या आशिर में से कोई एक मेरे साथ बैठ जाता और हम मुंह नीचे करके खुसर फुसर करते रहते। आशिर बेहद खुश इखलाक और खुले दिल का मालिक था और अंस, उसके बारे में तो क्या कहूँ। हम तो उसे मासूमियत की दुकान कहते थे। दोनों के साथ मुझे बेइंतहा मज़ा आता। आशिर ख़ास मौक़ों पर कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देता था, जिसे मैं जाकर अलमारी में सबसे नीचे रखकर छुपा देता था। आशिर और अंस का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर है। ये मुझे उस दिन पता चला जब दोनों मेरे घर के बाहर खड़े थे। सच शुक्र खुदा का, इस वक्त बाबा घर पर नहीं थे। कौन आया है मामा? मैंने मामा को दरवाजे के सामने खड़े देखा। अरे दानियाल, इधर आओ, हमारे हमसाए हैं। मामा उनके हाथ से कोई बर्तन लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। बाबा होते यहाँ तो इन हमसायों को दरवाजे से ही भेज देते। तुम दोनों? आशिर और अंश को देखकर मेरी चीख निकली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम आपके दूर के हमसाए हैं, कुछ गलियां छोड़कर ही हमारा घर है। अंश ने मासूमियत से कहा। हैरान मत हो ज़्यादा इसकी नौटंकी देखकर। मेरी हंसी छूट गई। तभी मामा आ गई। बेटा, अम्मी को थैंक यू कहना हमारी तरफ से। जी आंटी, ज़रूर कह दूंगा। आशिर ताबेदार बच्चा बना खड़ा रहा था और इससे ज़्यादा अंस। अच्छा दानियाल भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आते जाते रहेंगे। उसने ऐनक पीछे सरकाई और मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरी हंसी पर तो काबू ही नहीं रहा। अंस की मासूमियत, उफ अल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। आशिर और अंस मेरी तरफ लपके। बाय डैनी, उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा और भाग गए। कितने अच्छे बच्चे थे ना, मामा ने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी। मैं कमरे में आकर बेतहाशा हंसा। वो मेरे दोस्त की हैसियत से नहीं, मोहल्ले के बच्चों की हैसियत से मेरे घर आए थे। इस पर बाबा में से कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता था। 2 रोज़ बाद इतवार के दिन दोनों फिर आ गए। मैं शाम को कमरे से बाहर आया तो वो दोनों ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखे हुए थे। मामा उनसे बातें कर रही थी। मैं आया तो वो उठकर किचन में कुछ लेने के लिए चली गई। तकरीबन आधा घंटा हम बैठे बातें करते रहे। अंस ने कहा, बाहर फुटबॉल खेलने चलते हैं। हम अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि बाबा आ गए। कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की, 1 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। चलो अंदर चलकर पढ़ाओ। और बच्चों, तुम दोनों भी घर जाओ। शाबाश। मैं उन्हें माजरत और खुदा हाफिज़ कहता उदास अपने कमरे में आ गया। बाबा मेरी बेहतरी के लिए ही तो कहते हैं, डोंट माइंड। अगले दिन मेरे दोबारा माजरत करने पर दोनों ने यकीन दिलाया कि उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हम पेपर्स के बाद खेल लेंगे। मैं हल्का फुल्का हो गया। फिर उस शाम में बाबा मेरे कमरे में आए। मैं यूं ही किताबें फैलाए बैठा था। दानियाल, क्या कर रहे हो? उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं बाबा, मैंने फ़ौरन किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। दानियाल बेटा, तुम जानते हो बाबा तुम्हें हमेशा पढ़ने को क्यों कहते हैं? मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो नर्म लहजे में मुखातिब थे। ताकि तुम पढ़े लिखे कामयाब इंसान बन सको। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेल कूद में मगन होकर पढ़ाई से दूर हो जाए। मैंने सर हिला दिया। पढ़ो, हर वक्त पढ़ो, कामयाब होकर मेरा नाम रोशन करो। सब कहेंगे जाफरी का बेटा बहुत काबिल और लायक है। तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं ये सुन सकूंगा ना। और फिर तुम्हें एक काबिल और होनहार बिजनेसमैन भी तो बनना है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसे आगे चलकर तुमको ही चलाना है। अब उनका लहजा ज़रा संजीदा हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि फजूल चक्करों में मत पड़ो। खेल कूद बल्ला गल्ला ये सब दानियाल जाफरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाबा का मान रखेगा, है ना?
और इनकी बात समझकर मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वो उठकर बाहर निकल गया और फिर जिस तरह बाबा ने कहा मैं वैसा ही करने लगा। स्कूल में आशिर और अंश से बातचीत हो जाती, फिर इम्तिहान आ गए और ऐसी मसरूफियत छा गई कि किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहा। उस दिन मेरा आखिरी पेपर था जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि इम्तिहान ख़त्म और मैं फारिग। अब कुछ दिन तो मस्तियाँ हो सकती है। मैंने बालकनी से बाहर झाँका तो आशिर और अंश मुझे बुला रहे थे। मैं फ़ौरन बाहर को लपका, लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, पढ़ाई नहीं, आराम से घर बैठो और अंदर जाकर पढ़ो। दानियाल जाफरी, मैंने अभी क्या कहा है? जस्ट गो। बाबा की डांट सुनते ही मैं कमरे में आया। बाहर मुंतज़िर अपने दोस्तों को कहा कि मैं नहीं आ सकता और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। लेकिन दुनिया वाले क्या जाने कि उस रात दानियाल जाफरी का दिल टूटकर कांच की कुर्सियों की तरह बिखर गया था। अब तो मैं फारिग था, तो फिर क्यों नहीं? क्यों? इसके लिए ये ममनू क्यों था? आखिर क्यों? इस मासूम कम उम्र के दिल पर क्या गुजरेगी, ये क्यों नहीं सोचा किसी ने? इस रात कई आंसू मेरी आंखों से बहे थे और मेरे कमरे की दीवारें मेरी इन सिसकियों से वाकिफ थी। मुझे यकीन था कि ये गम खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा दुख और फिर सुख, लेकिन ये मेरा मामूल बन जाएगा, ऐसा मैंने कतई नहीं सोचा था। मेरा रिजल्ट आ गया था और मैं हमेशा की तरह अव्वल आया था। मामा बाबा खुश थे और तोहफे में मुझे स्टोरी बुक्स मिली थी। आह, इस तोहफे का जिक्र करना ही क्या करना ही क्या ना किया जाए तो ही बेहतर होगा। मैं इस घर का और यहाँ के माहौल का आदी हो गया था, लेकिन एक बार फिर मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ा। जब दिल लगा लिया तुमसे, दुनिया ने कहा दूर चले जाओ इससे। बाबा अपने काम को बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे। मुझे और मामा को भी साथ ही जाना था। मामा ने ना कभी बाबा को इनकार किया है और ना कभी अपनी राय रखी। वो हमेशा उनका हुक्म बजा लाती थी। जब मामा ने कुछ नहीं कहा तो मैं किस खेत की मूली हूँ जो कुछ कह सकूँ। कुछ ही दिनों में हम लंदन शिफ्ट हो गए। हमारा नया घर 2 कमरों और 1 लाउंज पर मुश्तमिल था। 2 हफ्ते बाद ही मेरा एडमिशन करवा दिया गया था और वही सारी नसीहतें सुनने को मिली जो मुझे हमेशा से मिलती आ रही थी। शायद मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं कि किस किस्म की नसीहतें। यहाँ हम किसी को नहीं जानते थे। मामा का तो सारा दिन ही घर में गुजरता था। अलबत्ता मैं स्कूल जाते हुए बाहर की हवा खा लेता था और ये वाहिद चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी को कुछ लम्हों के लिए खुशगवार बना देती थी। बाबा सुबह जाते और देर रात तक लौटते। अब वो मेरे पास कम आते थे और पढ़ाई का सारा जिम्मा मामा को दिया जा चुका था। मेरा नया स्कूल, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि मेरा नया स्कूल कैसा जा रहा होगा? मेरे कितने दोस्त होंगे या मुझे किन अलक़ाबात से नवाजा गया होगा? इस स्कूल में मेरा वाहिद साथी मेरी खामोशी थी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दोस्त ही बने तो ये दुरुस्त होगा, आशिर और अनस। मुझे यहाँ आकर शुरू में बहुत याद आती थी, लेकिन फिर वक्त ने इस याद का दर्द भी ख़त्म कर दिया। अपने आप में रहने का मैं आदी हो गया था, होता चला गया था। होता है ना, जिस चीज़ की आदत डल जाए इंसान उस आदत का आदी हो जाता है और इसी में खुश रहता है। मैं अक्सर रातों को अकेले कमरे में बैठकर रोता था। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि क्यों रोता था? क्या तन्हाई इंसान को अंदर से नहीं खा जाती? क्या कभी किसी को तार तारा अकेले बैठकर लगातार अकेले बैठकर रोना नहीं आता? मैं तो फिर उम्र में छोटा था, क्या गुजरती होगी मुझ पर। एक और ऐसी रात जिसमें मैं मामूल से ज़्यादा रोया था, तब तन्हाई ने मुझे नहीं रुकाया था। सुनाऊं वो वाकया? तो सुनिए। दानियाल, वहाँ जाकर अच्छे तरीके से बिहेव करना। ये बात बाबा मुझे 10वीं दफ़ा बोल रहे थे। हम बाबा के किसी नए बिजनेसमैन के दोस्त के घर जा रहे थे और ये बाबा के बिजनेस के लिए बहुत कीमती था। ओके बाबा, और मैं हमेशा की तरह सर हिला रहा था। डिनर काफ़ी अच्छे से हो गया। उन अंकल के 3 बच्चे थे जो मक्खियों की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। डैडी, इस लड़के से कहो ना कि हमारे साथ खेले, उनके एक बच्चे ने बाप से अंग्रेज़ी में कहा। श्योर हनी। दानियाल, जाओ खेलो, इंजॉय करो, उन्होंने मुझसे कहा। नो, आई एम फाइन, मैंने इखलाकन मुस्कुराया। क्या करता मैं उनके साथ जाकर, जहाँ इतना वक्त बगैर बस्ती के गुजार दिया, वहाँ थोड़ा और सही। अंकल ने बाबा की तरफ देखा और बाबा ने घूर कर मेरी तरफ देखा। दानियल, जाओ, उन्होंने संजीदा होकर कहा। यह डिनर इनके लिए बेहद मानी रखता था।
जी बाबा। और मैं कह भी क्या सकता था? दिल जब करता है तब करने नहीं दिया, और जब दिल नहीं करता तो करने को कहा जा रहा है। हम टीवी के सामने बैठे वीडियो गेम देख रहे थे। खेल सिर्फ दो लोग रहे थे। मैं लाताल्लुक सा बैठा टीवी देख रहा था जहाँ लड़ाई हो रही थी। डैनी। कुछ देर बाद उनके बड़े बेटे ने मुड़कर कहा। मैंने चौंक कर सर उठाया। डैनी। मुझे आश्चर्य और अनस की शिद्दत से याद आई। अगले ही पल उसका छोटा भाई उसके पास जा बैठा। उसने मुझे नहीं, अपने भाई को आवाज़ दी थी। मैं सर झटक कर अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा। वो कैसे होंगे? मुझे याद करते होंगे या भूल चुके होंगे? आखिरी दफ़ा मैं उनसे मिलकर भी नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह करके हम गाड़ी में वापस जाने के लिए बैठे। बाबा के मूड से लग रहा है कि सब ठीक है। मैंने मौके को गनीमत जानकर इस चीज़ की फरमाइश कर दी जिसकी चाहत अभी थोड़ी देर पहले ही जागी थी। वीडियो गेम। बाबा, आप मुझे वीडियो गेम लेकर देंगे? जवाब में एक लम्हा वो खामोश हुए और फिर मुझे घूर कर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गए। घर आकर एक और इम्तिहान मेरा मुंतज़िर था। एक और तारीक रात, एक और दुखों का तूफान। दानियाल, तुम्हें बाबा अपने कमरे में बुला रहे हैं। मैं किचन में खड़ा पानी पी रहा था जब मामा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्यों? ये सवाल पूछना था तो फजूल। जवाब यही आता कि जाकर देख लो, पता चल जाएगा। मैं सर हिलाता बाहर निकल गया। मामा बर्तन धोने लगी जो सुबह से वहीं पड़े थे। मैंने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो कुर्सी पर बैठे मेरे ही मुंतज़िर थे। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे आगे आने को कहा। मैं झिझकते हुए 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो तेज़ी से उठे और मेरी तरफ बढ़े और मेरे कदम वहीं साकित हो गए। अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर सुनकर गया। बाबा ने मुझे मारा? ये तमीज़ सिखाई है हमने तुम्हें? ये सिला दे रहे हो हमारे प्यार का? ये तमीज़ सिखाई थी हमने तुम्हें? कहाँ से सीखी ये बदतमीज़ी तुमने? बोलो। उनकी आवाज़ बुलंद थी, बेहद बुलंद। अब तुम दूसरों के सामने जाकर बदतमीज़ी करके बाप का सर झुकाओगे? क्या सोच रहे होंगे वो कि ये तरबियत की है हमने अपने बेटे की कि वो कहना नहीं मानता किसी दूसरे का? कहाँ चली गई थी तुम्हारी तमीज़? उनकी आवाज़ मेरे अंदर तक हलचल फैला रही थी। बाबा, मैंने सफाई देना ज़रूरी समझा। इतनी डांट मेरी आंखें भीग गई थी। शट अप। बाप के साथ बहस करोगे? वो दहाड़े। आई एम सॉरी। आंसू रुखसारों पर बह गए। बस इतना बर्दाश्त कर सकता था मैं। वो दोबारा जाकर कुर्सी पर बैठ गए। मैं वहीं खड़ा आंसू बहा रहा था। और खबरदार, आज के बाद मुझे बाबा कहा तो कॉल मी डैड, ओके? लेकिन बाबा, मुझे एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें? कॉल मी डैड। अब जाओ कमरे में अपने। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या और क्यों हो रहा है। आंसू थमे तो फौरन मैंने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई और जोर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा लिया। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। दानियाल, बोलो। बाबा, बाबा, बोलो ना बाबा। बाबा, ये वो पहला लफ्ज़ था जो मैंने बोला था, मुझे दादू जान ने बताया था। और बाबा को बाबा बोलना मुझे बेहद पसंद था। लेकिन आज ये खुशी भी छीन ली गई। क्यों? क्या बाबा बोलने से अनपढ़ और गंवार का इम्प्रेशन पड़ता है? नहीं। अल्फाज मानी नहीं रखते। इनमें छुपा प्यार और इज्जत मानी नहीं रखता। इस रात में बहुत रोया और रोते रोते वहीं सो गया। मुझ पर कोई नाम नेहाद जुल्म नहीं हुआ था, लेकिन छोटी छोटी खुशियां छिन जाना भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज जिंदगी में पहली बार डैड ने मुझे थप्पड़ मारा था, पहली और आखिरी बार। और फिर दानियाल जाफरी हर चीज़ का आदी हो गया डैड बोलने का। पहले मुझे मिलने जुलने से मना किया जाता था, लेकिन अब मैं इतना आदी हो गया था कि किसी दूसरे को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बदतमीज़, अकड़ू, नज़रअंदाज करने वाला, ये अल्फाज मेरे लिए आम तौर पर इस्तेमाल होते थे। मेरा दिल किसी के साथ नहीं लगता था। मैं अकेले ही खुश था। गुजर रही थी ज़िंदगी भी। डैड और मामा की बात मैं अब नहीं टालता था, लेकिन उनके साथ भी मैं कम ही उठता बैठता था। अपने कमरे में रहता। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक लायक शागिर्द रहा। इसी तरह मेरी सारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। डैड का बिज़नेस तरक्की की बुलंदियों पर था। अब हमें वापस जाना था अपने मुल्क। डैड ने लाहौर में एक वसी घर बना लिया। सारा बिजनेस अब लाहौर में शिफ्ट करना था। शायद वो बाहर रहकर काम करके अब थक चुके थे। हमारा बिजनेस यहाँ भी कामयाब ही रहा। हम सब लाहौर आ गए और मैं डैड के साथ बिजनेस संभालने लगा। एक लायक फायक बेटा और कामयाब इंसान तो मैं बन गया था, लेकिन बहुत कुछ खो गया था जिसे वापस लाना और पा लेना अब ला हासिल लगता था।
वो बचपन था मेरा जो कैद हो गया। वो मुस्कुराहटें थी मेरी जो आंसू बन गए। मेरा जीना मेरी ज़ात तक ही रह गया। कुछ इस तरह जीना सिखाया था मुझे। दुनिया मुझे इतनी खाली लगी कि मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म हो गई। निकाला जब उसने मुझे मेरी दुनिया से, तो उसकी दुनिया मुझे हसीन लगी। मिस्टर दानियाल, मेरे ऑफिस में आइए। ओके डैड। मैं उनके पीछे चल दिया। तुम ऑफिस के बाहर मेरे बेटे नहीं हो, अंदर हो। डैड डैड बाहर मत किया करो। लोगों को दिखाओ कि तुम काबिल और कामयाब बिजनेसमैन और खुद के हुनर और काबिलियत की वजह से बने हो। मेरे खड़े किए हुए बिजनेस को मजीद तुमने बुलंदी तक पहुंचाया है। सो तुम एक बिजनेसमैन के बेटे नहीं हो, खुद एक बिजनेसमैन हो। वो अपनी कुर्सी पर बैठे अपनाइयत से कह रहे थे। यस डैड। दानियल ये कहकर खामोश हो गया। आज तुम्हारी दादू जान, चाचू और उनकी फैमिली आ रही है। घर जल्दी जाना है, ज़रूरी काम जल्दी निपटा लेना। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। जी डैड। उसने सर हिलाया और बाहर निकल गया। दानियल वाकई अपना काम पूरे दिल से करता था और बहुत मेहनत में मशगूल रहता। यही तो एक मकसद था इसकी ज़िंदगी का। कभी देर रात तक लगा रहता तो कभी सुबह सवेरे ही ऑफिस चला आता। काम के अलावा इसकी कोई मसरूफियत नहीं थी। जब कभी वक्त मिलता तो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए जिम चला जाता। अपने ऑफिस के स्टाफ से वो मुख्तसर और टू दी पॉइंट ही बात करता। इसके लक़ब रूड में एक लफ्ज़ का इजाफा हो गया था, रूड बॉस। और लेडीज़ स्टाफ इस हैंडसम रूड बॉस से काफ़ी मुतासिर थी। लेकिन ये मौसूफ अपने आप में खुश रहने वाली शख्सियत थी। कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। अकेले होता तो सुकून में रहता। ज़्यादा लोग होते तो कड़वे करेले वाले अंदाज अपना लेता। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आखिर क्या है दानियाल की कहानी। क्या होगा दानियाल का, कि दानियाल हमेशा ऐसे ही रूड रहेगा? क्या वो अपने दिल से खुलकर हंस के लोगों से खुलकर कभी मिलने का कायल हो पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।